हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। आज हम आपके सामने बात करने जा रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम एनालिसिस कैसे करें। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स होती हैं जिनको यूज़ करके कोई भी स्टेक होल्डर किसी भी कंपनी का एनालाइज कर सकता है और कंपनी की हेल्थ के बारे में, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में और कंपनी का जो रिस्क एक्सपोजर है कंपनी में, उसको अच्छे से समझ सकता है और एक रैशनल डिसीजन ले सकता है। तो आप जानते ही हो, किसी भी कंपनी में जो कोर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट किनको कहते हैं, हम जानते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इनकम स्टेटमेंट एक सबसे पहला कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट बैलेंस शीट होती है, तीसरा कंपोनेंट जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है। इनकम स्टेटमेंट जो इनकम और रेवेन्यू के बारे में बताता है किसी कंपनी का और बताता है कि कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है कि कंपनी में नुकसान हो रहा है। दूसरा कंपोनेंट बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है कि उस कंपनी की इक्विटी क्या है, उस कंपनी की लायबिलिटी क्या है, उसके अंदर एसेट्स क्या हैं, इसके बारे में बैलेंस शीट बताती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट किसी भी कंपनी के इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश के बारे में बताती है जो ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग द पीरियड में कंपनी ने जनरेट किया होता है। अब हम बात करते हैं कि इन तीनों का एनालिसिस कैसे किया जाए, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के टेक्निक्स क्या हैं। तो सबसे पहले जो टेक्निक्स होती है उसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस। दूसरा टेक्निक्स होती है वर्टिकल एनालिसिस और कॉमन साइज एनालिसिस। तीसरी टेक्निक्स होती है रेशियो एनालिसिस। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के हम क्या करते हैं कि जो भी मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मल्टीपल पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम हॉरिजॉन्टली पहले प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसका फिर एक ट्रेंड निकालते हैं। वो ट्रेंड हमारा ग्रोथ का ट्रेंड भी हो सकता है, वो हमारा नेगेटिव ट्रेंड भी हो सकता है, वो मेरा स्टैग्नेंट ट्रेंड भी हो सकता है। और क्या क्या चेंजेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उस ट्रेंड में आ रहा है, उससे मुझे पता चलता है कि ये कंपनी ग्रोथ की कंपनी है या ये कंपनी डिक्लाइनिंग फेज़ में है या ये कंपनी जो है स्टेबल फेज़ में है। दूसरा हमारा होता है वर्टिकल एनालिसिस, जिसको कि हम कॉमन साइज एनालिसिस भी बोलते हैं। तो इस मेथड के अंदर क्या होता है, जितनी भी लाइन आइटम होती हैं किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उसको एज ए परसेंटेज हम दिखाते हैं किसी बेस फिगर का, यानी कि उसको एक बेस फिगर मान लेते हैं और उसके परसेंटेज को फिर टोटल रेवेन्यू और टोटल एसेट के साथ कंपेयर करते हैं। यानी कि टोटल एसेट को हमने ले लिया और टोटल रेवेन्यू ले लिया, इनकम स्टेटमेंट के लिए रेवेन्यू ले लिया और बैलेंस शीट के लिए टोटल एसेट ले लिया, फिर परसेंटेज निकाली डिफरेंट डिफरेंट ईयर की और परसेंटेज को फिर हम जो है कंपेयर करते गए। तो इससे क्या होता है, वर्टिकल एनालिसिस निकल जाता है और पता चलता है कि परसेंटेज टर्म्स में हमारी जो है कंपनी ग्रोथ में है या डी ग्रोथ में है। तो इससे हम क्लियर इंडिकेशन मिल जाता है। फिर तीसरा हम होता है रेशो एनालिसिस निकालते हैं। आपको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बेसिकली मेजरली 5 हेड्स देखे जाते हैं, चाहे वो इनकम स्टेटमेंट हो चाहे वो बैलेंस शीट हो। जैसे इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी एंड इक्विटी। तो इन सब के परसेंटेज रेशियोज निकाली जाती हैं, फिर उन रेशियोज को कवर किया और कंपेयर किया जाता है। चाहे वो बेंचमार्क कंपनी के साथ कंपेयर कर लो, चाहे किसी और कंपनी के साथ कंपेयर कर लो, या फिर विद इन द कंपनी में मल्टी पीरियड के साथ आप कंपेयर कर लो। तो इसके अंदर सबसे पहले जो रेशियो निकलती है वो हमारी होती है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो, जैसे मान लो करंट रेशियो है, क्विक रेशियो है, इसको लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। क्या कहती है लिक्विडिटी रेशियो? ये रेशियो ये कहती है कि कंपनी की एबिलिटी कैसी है शॉर्ट टर्म डेट्स को पे करने के लिए, यानी कि क्या कंपनी इस लायक है कि वो अपनी शॉर्ट टर्म डेट्स जो विद इन द 1 ईयर के अंदर उसके पास हैं उसको पे कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। दूसरी होती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का मतलब होता है जैसे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, या मेरा नेट प्रॉफिट मार्जिन है, मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी है, क्या कंपनी इफेक्टिवली जनरेट कर पा रही है प्रॉफिट कि नहीं कर पा रही है, ये हमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के थ्रू पता चलता है। तीसरी तरीके की जो हमारी रेशियो होती है वो होती है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो को हम डेट टू इक्विटी रेशियो भी बोल देते हैं। तो ये रेशियो क्या कहती है कि कंपनी की क्या कंपनी इस लायक है, क्या कंपनी में इतनी एबिलिटी है कि अपने लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन जो कि मोर देन 1 ईयर है किसी कंपनी के पास में, उसको ऑब्लाइज कर पाएगी, यानी कि उनको कंपनी पे कर पाएगी। और चौथी होती है एफिशिएंसी रेशियो, जिसको कि हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। इसके अंदर कंपनी ये इवेल्युएट करती है कि कैसे कैसे कंपनी यूज़ कर रही है अपने एसेट्स को, यानी कि अपने एसेट्स को एफिशिएंटली यूज़ कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, क्या एसेट्स से आरओआई जनरेट कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। तो अल्टीमेटली पर्पज़ यही है इन सारी टेक्निक्स को जानने का, कंपनी की स्ट्रेंथ को जानना, कंपनी की वीकनेस को जानना, कंपनी में क्या अपॉर्चुनिटी आ सकती है उसको जानना और क्या वीकनेसेस है उसको जानना। तो कंपनी का अगर मुझे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, जिसको स्वॉट एनालिसिस कहते हैं, अगर मुझे किसी कंपनी का स्वॉट एनालिसिस करना है, मुझे यानी कि इन्वेस्टर, मुझे यानी कि स्टेक होल्डर,
अगर एक स्टेक होल्डर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले या उसको उधार देने से पहले एज ए बैंक और क्रेडिटर उसको क्रेडिट पे देने से पहले किसी भी कंपनी को, तो उसको उसका स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए। स्वॉट एनालिसिस करने के लिए उसको ये जितनी भी टेक्निक्स मैंने आपको बताई फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को, उसको यूज़ करके उसका स्वॉट एनालिसिस करें। और अगर स्वॉट एनालिसिस करने के बाद अगर वो उसके जोन में आ रहा है, उसके कंफर्ट जोन में आ रहा है उस स्टेक होल्डर के, तो उस कंपनी के साथ आगे रिलेशन बनाना चाहिए। अदरवाइज़ यही सजेस्ट किया जाता है कि उस कंपनी के साथ रिलेशन ना बनाया जाए। तो दोस्तों कहने का भाव यही है कि अच्छी कंपनी, अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ होगी तो ऑब्वियसली हर कोई उसके साथ जुड़ना चाहेगा। अगर उसकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं है, वीकनेस उसमें ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो इस कंपनी को दूर से नमस्ते बोल दो। उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है या कुछ भी उसके साथ रिलेशन रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में वो कंपनी लॉस ही देगी और आपको एक बर्डन ही देगी। और हो सकता है अगर आपने पैसा उस कंपनी में दे रखा हो तो बैड डेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्रेडिटर ने अगर पैसा दे रखा तो पैसा आपको टाइम पे कभी नहीं मिलेगा, हमेशा पेमेंट की आपको दिक्कत ही रहेगी, आपको पेमेंट नहीं मिल पाएगी, तो आपकी भी वर्किंग कैपिटल उस केस में ख़राब हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मेरे द्वारा दी गई जानकारी हो सकता है आपको पसंद आई हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा हो टॉपिक, और अगली बार किसी एक और अच्छे नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने मैं आऊँगा। और अगर आप अगर मुझे सजेस्ट करना चाहें कोई टॉपिक फाइनेंस के ऊपर कि मैं आपके लिए एक टॉपिक बनाऊं और अच्छा टॉपिक बनाऊं जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बने और आपको फाइनेंशियल टर्म्स में भी बेनिफिट हो सके मेरे द्वारा दी गई जानकारी का, तो मैं उसका आपका स्वागत करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द मैं एक नए वीडियो के साथ में आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों, नमस्ते।